मेरठ हत्याकांड के बाद यहां पर लोग हैरान हैं। कत्ल करने के तरीके और रिश्तों के साथ बेवफाई वाकई में दिल दहला देने वाली। सौरभ कुमार हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे दिन प्रतिदिन हर घंटे हो रहे हैं। हर साल पुरानी प्रेम कहानी का खौफनाक अंत खुद की मौत से होगा। लंदन में काम करने वाला सौरभ, जिसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था, ना इल्म था कि ये उसकी अंतिम यात्रा होगी। मुस्कान और साहिल ने जिस तरीके से सौरभ की हत्या की, उससे पुलिस तक सन्न है। इस मामले में तंत्र मंत्र, हिमाचल केक और साथ ही साथ यहां पर पैसों से लेकर तमाम अन्य चीजों के कनेक्शन जो हैं वो सामने आए हैं। और साथ ही अब सोशल मीडिया पर यह कांड मानो अब आग की तरह फैल गया है। ऐसे में लोगों का प्यार से भरोसा उठना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब इस तरीके के वाकया पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। मेरठ हत्याकांड के बाद समाज के बदलते मनोविज्ञान से डर लगने लगा है। अब लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठने लाजमी हैं और उठने लगे भी हैं। क्या युवा प्यार में सही और गलत का चुनाव नहीं कर पा रहे? ऐसे में जानेंगे कि क्या कहता है मनोविज्ञान और क्या कहती है पुलिस की क्राइम की डायरी। आखिर साहिल और मुस्कान जैसे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति से कैसे यहां पर दोचार किया जा सकता है, अब ऐसे लोगों से सावधान कैसे रहा जाए, ये भी प्रश्न है। इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो यहां पर साल की सबसे बड़ी ये मर्डर मिस्ट्री जिसे देखा जा रहा है। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, साहिल के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर हेमिका मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर हेमिका आपके पास आना चाहूंगा। मैम, आप मनोवैज्ञानिक भी हैं, ऐसे में क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति किसी इंसान की होती है जब लव मैरिज करते हैं और उसके बाद अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार देना एक इंसान के साथ मिलकर? क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति उस समय, क्या मनोदशा किसी इंसान की हो सकती है? देखिए, इस केस के संदर्भ में तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही है। अगर हम जनरली बोलें तो किसी को भी किसी भी स्थिति में मौत के घाट उतारना एक नॉर्मल चीज नहीं है, काफी हाँ, विभत्स चीज है। और जितना भी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, वो उसमें विकृत मानसिकता के इंडिकेशन थे। विभत्सता बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं हीनस क्राइम, या बहुत कोल्ड ब्लडेडनेस, ठंडे दिल से करे हुए चीजें थी। बिल्कुल। इसमें नशे का भी मेंशन था, नशे का। तो इसमें मैं कहूंगी कि मानसिकता पे आज के हमारे जमाने में, स्पेशली अगर हम मेट्रोस की बात करें, तो नशे का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसे एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है। ठीक है। और इसमें हमारा सोशल मीडिया भी बहुत बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। एडिक्शंस को, नशे को, गांजा, भांग, अफीम, सिगरेट, शराब, इन चीजों को एक कूल मानना, कूल प्रदर्शित करना, ये बहुत बढ़ गया है। तो हम ये बहुत लोगों को, बहुत युवा को ये नहीं पता होता कि गांजे के पौधे से जो जितने भी गांजा, भांग इत्यादि जो निकलते हैं प्रोडक्ट्स, ये सारे जो हैं मानसिक तौर पर बहुत हमारी मेंटालिटी को खराब करते हैं, और यहाँ तक कि मानसिक विकारों को, अवसाद और साइकोसिस जैसे गंभीर मानसिक रोगों को भी जन्म दे सकते हैं, पूरी पर्सनालिटी खराब कर सकते हैं, और हमसे ऐसे काम करा सकते हैं जो हम वैसे न अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर हम अपने होश में कोई नशे का सेवन कर रहे हैं, तो होश में करे हुए किसी भी काम के लिए जी। हम खुद जिम्मेदार हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी चीज का एक इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और हम एज अ सोसाइटी जिम्मेदार है इस तरह के ट्रेंड के, कोई एक चीज या एक घटना नहीं है। प्लस एक और चीज है कि हम अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कटने लग गए हैं। इस बिल्कुल। तरह की घटनाएं एकाएक एक दिन सडनली नहीं होती हैं। इनके पीछे रेड फ्लैग्स, जिन आजकल टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लोग समझते भी हैं रेड फ्लैग्स क्या हैं। रेड फ्लैग्स वो बिल्कुल। वार्निंग साइंस हैं जो कोई बड़ी घटना से पहले छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जो एक बड़ी घटना के अंजाम की घंटी है कि भाई ठीक है। अलार्म है। तो हम वो रेड फ्लैग्स
जब समाज में घनिष्ठता होती है, आपके रिश्तों में गर्माहट होती है और आप अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं, तो वो हम्म। रेड फ्लैग्स पकड़े जाते हैं बिल्कुल। और आपके व्यवहार में किसी भी प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। लेकिन आप जब सोसाइटी से कट जाते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं, तो फैमिली का जो प्रिवेंशन है, वो कहीं टूट जाता है, आप फैमिली से टूट जाते हो और इस तरह की घटनाओं को सडन देखने में लगता है सडनली हुई, जबकि वो सडनली नहीं होती, बट वो अकेलेपन की वजह से अनडिटेक्टेड चली जाती हैं। बिल्कुल। अरविंद जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूर्व डीजीपी भी हैं। सर, ऐसे में जिस तरीके से ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर देखने को मिला, अभी फिलहाल इस बारे में हम बात करेंगे। लगातार बातचीत हम कर रहे हैं, डॉक्टर हेमिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और अरविंद जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी फिलहाल डॉक्टर हेमिका लगातार बात हम कर रहे हैं इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर को लेकर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात अगर की जाए, सौरभ के साथ लव मैरिज, उसके कुछ समय के बाद यहां पर साहिल के साथ एक प्रेम संबंध देखने को मिला। लेकिन यहां पर क्या ऐसी चीज हुई, क्या ऐसी मनोदशा क्रिएट हुई कि यहां पर जो सौरभ के साथ एक प्रेम प्रसंग था, एक शादी के बाद एक जो प्रेम का रिश्ता था, ये सारी चीजें जो साहिल के साथ चल रही थी, सौरभ के साथ उसके प्यार को ओवरकम कर गई और उसका मर्डर कर दिया गया। देखिए अगेन जितना भी हम बोलेंगे हम अनुमान के बेसिस पर ही बोल सकते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है सही जो फैक्ट्स हैं वो उन्हीं को पता है। हम अनुमान लगा के क्या-क्या हो सकता है या इस तरह की सिचुएशंस में आम तौर पे क्या होता है जो जनरली पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो, सिर्फ वहीं तक मैं सीमित रहूँगी। जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं वहाँ पर एग्ज़ैक्ट नहीं बोलूँगी। तो मैं ये कहूँगी कि अगर जैसे हमने कहा कि अगर नशे का एंगल है, सेवन है, तो हमें पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि नशा कई बार हमारी मेंटालिटी पे इस तरह से हावी हो जाता है कि हमसे बहुत कुछ करवा देता है, जो हम आम तौर पे इतने कैपेबल नहीं होते। हम्म। दूसरा मैं ये कहूँगी कि नशीली दवाएँ, जैसे साइकियाट्रिक मेडिकेशंस मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक हूँ। हम्म। तो इस पे मैं टिप्पणी ये करना चाहूँगी कि एक पब्लिक में एक धारणा रहती है कि मनोचिकित्सा अगर उसके पास आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो आपको हैबिट फॉर्मिंग दवाइयों का एडिक्शन हो जाएगा। हम्म। मगर असलियत ये है कि अगर आप निगरानी में दवाई लेते हैं, तो मनोचिकित्सक की ये ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों का वो दो-धारी तलवार का ठीक से इस्तेमाल करके बेनिफिट दे सकें और जल्दी ही इस तरह की दवाइयों का हटा लें। तो हम्म। इन चीज़ों का जो प्रिस्क्रिप्शन है और डिस्पेंसिंग है, वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर्ड है, नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं। होता क्या है प्रैक्टिकली कि कई बार मरीज पुराने पर्चे से दोबारा कई सालों तक दवाई खाते रहते हैं लेके हम्म। और कई बार एक ही पर्चे से 2 से 3 दुकानों से जा के दवाई ले लेते हैं। हम्म। बहुत ही कम सरकारी अस्पतालों में इस तरह की नियम है कि अगर पर्चा प्रिस्क्रिप्शन जिसमें नशीली दवा है, वो उसकी दवाई मरीज को दे दी है तो उसपे एक मोहर लगा दी जाती है ठीक कि है। फलाना-फलाना दवाइयाँ डिस्पेंस कर दी गई हैं, जिससे कि उस पर्चे का दोबारा से दुरुपयोग ना हो सके। एक ठीक है। बार के लिए जो दवा है वो एक ही बार ठीक है। मरीज लेकिन को मिले। डॉक्टर हेमिका, यहाँ तो पर इस सबसे तरह की बड़ा चीज़ें हम सवाल एक ये भी खड़ा होता है, जब इस तरीके के वाकया पेश आते हैं, जब इस तरीके के मर्डर्स देखने को मिलते हैं, जब इस तरीके के हत्याकांड देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी श्रद्धा बोलकर का एक कांड हमने देखा, राजधानी दिल्ली में पेश आया। उसके बाद अभी फिलहाल मुस्कान की तरफ से अपने पति सौरभ की हत्या कर दी गई प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। अब ऐसे में समाज में क्या ये समझा जाए कि अब लोग किसी से अगर प्यार करें तो पहले सोच लें, समझ लें कि किस इंसान का चयन हम करने जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि यही कहानी हमारे साथ भी रिपीट होती नजर आए? क्या ये सोचना पड़ेगा पहले? देखिए हो सकता है कि ये चीज़ें पहले भी हो रही हों। नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि मीडिया एक्टिव ज़्यादा है तो रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही हो और पहले रिपोर्टिंग की कमी हो। तो हम्म। ये कहना कि अब इंसिडेंस बढ़ गया है, ऐसा होना बढ़ गया है, ज़रूरी नहीं है। हो हम्म। सकता है सिर्फ़ रिपोर्टिंग हो, जिसे हम रिपोर्टिंग बायस कहते हैं। ठीक तो है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में अगर मीडिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है, अगर नंबर ऑफ इस तरीके के नंबर ऑफ सीन, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स अगर इसी तरीके से चल रहे हैं मैडम, एक तो ये तो फिर एक बहुत गंभीर समस्या हमारे समाज के लिए है। देखिए, अगर हम इन चीज़ों से सीख लेते हैं, तो हाँ। फिर हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर इन इंसिडेंसेस को हम ट्रायल के लिए नहीं, हम हम्म। इमोशनल सैटिस्फैक्शन के लिए, ग्रैटिफिकेशन के लिए सोशल मीडिया पे रील्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जी। हम जो हमारी जो मीडिया है, सोशल मीडिया नहीं, हम्म। रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, जो ज़िम्मेदार मीडिया है,
उसका फायदा उठाते हैं। जैसे आपने प्रश्न उठाया सबके सामने कि भई हम क्या करें, समाज क्या करे? हाँ, तो अगर हम इन इंसिडेंसेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएँ और इनसे सीख लें, रेड फ्लैग साइंस समझें, रिश्ता ठीक है। खराब हो रहा है और वो इस विभत्सता तक जा सकता है, उसके रेड फ्लैग साइंस अगर पहले से सीखना शुरू कर दें, तो हम इन इंसिडेंसेस को अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आगे से हम इनको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। लेकिन मैडम यहाँ पर जो सौरभ थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कोई रेड फ्लैग नजर ना आया हो जब वो अपनी पत्नी को, अपने परिवार को सरप्राइज देने के लिए लंदन से भारत वापस लौटे, लेकिन वापस जा नहीं सके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी फिलहाल जिस तरीके से जब ये हत्याकांड देखने को मिलते हैं, जब अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी जाती है, या फिर अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, अब इसमें हो कुछ भी सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, जब इस तरीके के वाकया पेश आते हैं तो यहाँ पर हमें अपने पार्टनर का चयन किस तरीके से करना है, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। उसमें क्या क्या खूबियां और क्या क्या उसकी ऐसी आदतें और उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना बातचीत के जरिए, ये भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार मैडम, मेरा सवाल आपसे इस केस को लेकर यह है कि जिस तरीके से पहले सौरभ और मुस्कान आपस में प्रेम प्रसंग में थे, इनटू ए लव लाइफ, उसके बाद मुस्कान जो है वो साहिल के साथ एक प्रेम प्रसंग में उलझती हुई नजर आई, उसके बाद यहाँ पर सौरभ को रास्ते से हटाया गया। और साथ ही बात अगर करें, क्या जब कोई इंसान इस तरीके के हत्याकांड को अंजाम देता है तो क्या उसकी मनोदशा एक नॉर्मल इंसान के माफिक हम समझें, या फिर एक कोई दिमागी डिस्टरबेंस, या फिर कोई दिमागी समस्या, या फिर मानसिक तौर पर परेशान भी उस इंसान को कहा जा सकता है? देखिए, एक आम इंसान इतनी विभत्स इंसिडेंट्स को अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन मानसिक रोग के अलावा पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, पर्सनैलिटी ठीक है। डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसमें हम क्रिमिनैलिटी या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या साइकोपैथ जैसे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। उसे कोई स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये मनोरोग है, कोई कहता है कि ये रोग नहीं, ये तो पर्सनैलिटी है। पर जो भी है, इसका इलाज होना, इसका डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे सकता है, अगर उसे सडनली मानसिक रोग नहीं हुआ ओवरनाइट, जिसे हम अक्यूट मानसिक रोग कहते हैं, तो हाँ। फिर मैं फिर से कहूँगी, उसके कुछ-कुछ साइन्स पहले से पता चलने लग जाते हैं, जैसे कि झगड़े होना या रूल्स नियमों को का उल्लंघन करना, पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करना, वायलेंस, धमकियाँ, सुसाइड की बातें आना या जान से मारने की बातें आना, इस तरह की बातें आती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दिन तक तो संबंध एकदम ठीक थे और ऐसा बहुत रेयर होता है कि अगले दिन एक सडनली कोई एक्सट्रीम इंसिडेंस हो गया या इस तरह का विभत्स इंसिडेंस हो गया। तो हम्म। पहले से ही थोड़ा-थोड़ा पर्सनैलिटी में इश्यूज़ आ सकते हैं। आपने सही कहा, एक नॉर्मल, एक आम इंसान इस तरह का नहीं कर सकता। हम्म। या तो मनोरोगी या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त इंसान ऐसे कर सकता है। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कई बार इंसान अपने एक्शन के लिए ज़िम्मेदार होता है। मानसिक रोग में, वहम में इंसान अगर कुछ करता है तो उसमें ज़िम्मेदारी है या नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। हम्म। लेकिन अगर पर्सनैलिटी है आपकी, अगर ये आपकी प्रवृत्ति है, तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार खुद हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका इलाज फिर भी संभव है। हम्म। जैसे कि वेस्ट में होता है, हम वेस्ट की सोसाइटी से इतने प्रेरित हैं, वहाँ पे अगर कोई मानसिक रोगी कोई क्राइम करता है, तो उसके बाद में कोर्ट उसे ऑप्शन देता है कि या तो हम्म। आप जेल जाएँ, जिसे इनकार्सरेशन कहते हैं, नहीं तो आप मैंडेटरी ट्रीटमेंट के लिए जाएँ, मनोचिकित्सा और मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट के लिए। तो बिल्कुल। उसमें वो मैंडेटरी होता है। इंडिया में प्रैक्टिकली हम लोग वो नहीं कर पाते हैं, डिटेक्शन नहीं अभी कर नहीं पा रहे हैं। इसके चक्कर में इस तरह के केसेस जो हैं हमारे निगरानी से मिस हो जाते हैं और इस तरह के अंजाम आ जाते हैं। और इसमें आगे जैसे ट्रायल हो तो पनिशमेंट के साथ-साथ मनोचिकित्सा भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पनिशमेंट है तो मनोचिकित्सा या मनोवैज्ञानिक इलाज से हम उसे वंचित रखें इंसान को। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हिमिका जी, एक अहम बात ये भी है, जिस तरीके से यहाँ पर एक डिस्टेंस रिलेशनशिप इसे कहा जा सकता है, जो कि सौरभ और मुस्कान के बीच में था। जब सौरभ लंदन से वापस आए तो जिस तरीके से यहाँ पर मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर एक हत्याकांड रच दिया। अब फिलहाल कानून तो अपना काम करेगा, सजा भी मुकर्रर की जाएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है। एक तरफ आपने कहा कि हमें इस तरीके के इंसिडेंट से एक पॉजिटिविटी लेते हुए सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके के इंसिडेंट ना हो, और इस तरीके के इंसिडेंट को देखकर हम खुद को बदलें,
ताकि हमारे आसपास कम से कम कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट देखने को ना मिले। लेकिन मैम, जब इस तरीके के इंसिडेंट पेश आते हैं तो क्या नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करते हैं समाज में? क्योंकि इसी तरीके की बेहद सारी फैमिली ऐसी होती हैं कि या फिर पति या फिर पत्नी आउट ऑफ कंट्री है, वो काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। क्या एक ट्रस्ट इशू भी यहां पर बिल्ड होता है? एक ट्रस्ट इशू भी क्रिएट करते हैं इस तरीके के वाकया? देखिए, दोनों हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। हाँ, नेगेटिविटी इस तरह के इंसिडेंसेस तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि देगी ही देगी, बिल्कुल। लेकिन हम सारी ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को लेबल दे दें नेगेटिविटी का, वो गलत होगा। हम्म। हमारे देश जवान होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, नेवी ऑफिसर्स होते हैं, जो अपने काम के लिए दूर रहते हैं। उनकी वाइफ्स के एसोसिएशंस होते हैं, उनका सपोर्ट ग्रुप होता है हम्म। और वो पर्सनल टाइम सैक्रिफाइस करती हैं, पेशेंटली वेट करती हैं। तो हम्म। हम हर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को नेगेटिव लेबल नहीं दे सकते नहीं और मैम, नेगेटिव लेकिन इस लेबल तरह नहीं दे की सकते, लेकिन जब इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो एक जाहिर सी बात है, एक ऑब्वियस सी बात है, एक नेगेटिविटी का रिफ्लेक्शन भी समाज में जरूर होता है। एक सवाल, एक जी, प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में जरूर उठता है जब इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, जब इस तरीके के हत्याकांड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न सभी के मन में उठता है कि आज के समय में जिससे प्यार करें उसे पहले समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। उससे पहले उसकी आप मनोदशा जान लें, उससे बातचीत करके उसका व्यवहार जान लें, उसके बाद ही उसके साथ आगे बढ़ा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर देखिए प्रश्न उठाती हैं ये चीजें। देखिए, आपने जो शब्द इस्तेमाल करा प्यार हो जाए, तो हम प्यार की भी डेफिनिशन साइकोलॉजी में क्लियर नहीं है। हाँ, क्या कहाँ अट्रैक्शन होता है, कहाँ अफेक्शन होता है, कहाँ बिल्कुल। बॉन्ड होता है, इनकी जो बीच की लाइन्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो बड़ी ही धुंधली हैं। हम्म। तो हम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने से पहले धैर्य रखना, जो आपने कहा समझना ज़रूरी है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम्म। इमोशनल होकर, हार्मोनल या इम्पल्सिव होकर हमें लाइफ लॉन्ग डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली। धैर्य रखना चाहिए और फैमिलीज़ को या अपनी जो अपब्रिंगिंग है, उसको भी दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर असर पड़ता है। ठीक है। और सामाजिक घनिष्ठता जो है वो डेफिनिटली एक प्रिवेंटिव फैक्टर है हम्म। कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में आ रही हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ठीक तो है। हमें समाज से कहीं न कहीं फीडबैक मिलता है कि ये हम्म। चीज़ गड़बड़ है हमारे लिए। तो हम एक-दूसरे को समझें, लेकिन सिर्फ आजकल की डेटिंग कल्चर हम्म। की तरह नहीं कि हम खुद करेंगे, अपना काम अकेले करेंगे। हम समाज में इंटीग्रेटेड रहेंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग ठीक है। बेटर होगी। यहां हमें पर मैम, हमारे लिए बात अगर सामाजिक घनिष्ठता सौरभ की बनाए शादी रखना की बड़ा की ज़रूरी है। जाए, सौरभ और मुस्कान पिछले 9 सालों से शादीशुदा है। 2016 में अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने लव मैरिज की, उसके बाद इस शादी से एक बच्चा। लेकिन यहां पर बात अगर करें इन 9 सालों के दरमियान लंदन में जॉब, उसके बाद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप इसे कह सकते हैं शादी के बाद, क्योंकि सौरभ लंदन में थे और मुस्कान यहां पर इंडिया में थी। उसके बाद साहिल के साथ एक प्रेम प्रसंग जो है वो लव लाइफ क्रिएट हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन इन 9 सालों को जिसमें आपने लव मैरिज की, अपने परिवार से कटना आपने सही समझा अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए, उसके बाद इस शादी के बाद एक बच्चे का जन्म और आपस में एक बॉन्ड, आप इसे यहां पर अट्रैक्शन कहेंगी मैडम, अफेक्शन कहेंगी या बॉन्ड कहेंगी? 9 साल का समय हो चुका है, अब इसे क्या अट्रैक्शन, अफेक्शन या बॉन्ड क्या कहा जाए? देखिए, शादी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम बहुत केसेस देखते हैं कि शादी तो हो जी। रखी है लेकिन कोई अफेक्शन नहीं है। कई बार देखते हैं शादी नहीं भी है तब भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा अफेक्शन है। तो धीरे-धीरे शादी एज़ एन इंस्टीट्यूशन उसकी वैल्यू घटती जा रही है बिना किसी ठीक डाउट है। के। हाँ। और जो शादी के नियम थे उनका भी पालन करना, उसको इज़्ज़त देना, उसको वैल्यू करना वो धीरे-धीरे समाज में कम होता हम्म। गया है। अगर देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से ग्रस्त लोग बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं हम्म। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का नॉर्मलाइज़ेशन मतलब उसे एक उसमें एक्सेप्टेंस भी बहुत आ गई है। अब हम्म। लोग कई बार खुद आके बड़े कंफर्टेबली बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी गिल्ट के सीधा ये बात एक्सेप्ट करते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चलती हुई प्रॉब्लम्स का भी समाधान माँगते हैं। तो हमारा समाज कहीं न कहीं जब जिस जिस डायरेक्शन में चल रहा है, हम्म। मॉडर्न होने के साथ-साथ जो उसके विकार हैं, उनको भी गले लगा रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और शादी के इंस्टीट्यूशन का टूटना भी उसका हम्म। एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल।
अब ऐसे में यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात आपने कही मैडम, लोग जब साथ रहते हैं उसके बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इन हत्याकांडों को देखने के बाद क्या उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा? क्या जो चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या वैल्यूज ऑन द मार्क है या नहीं है, या फिर बियॉन्ड द लाइन है? देखिए डेफिनेटली जो आपका रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो ध्यान रखिए कि आप अगर क्वांटिटी टाइम नहीं भी दे सकते तो कम से कम क्वालिटी टाइम दीजिए। हम्म। और आजकल टेक्निक इतनी बढ़ गई है, हम इंटरनेट को गलत इस्तेमाल करने की जगह अपने ही पार्टनर के साथ अगर वीडियो कॉल करें, अपनी फैमिली के साथ टाइमली वीडियो कॉल करें, पेरेंट्स बच्चों के साथ में वीडियो कॉल करें, तो ये उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होगा। तो ठीक है। टाइम जोन्स की डिफरेंस होने से प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन अगर आपके मन में रिलेशन बनाए रखने की और उसे हेल्दी बनाए रखने की इच्छा है, तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे और कांटेक्ट बनाए रखना पड़ेगा। और अपने सिर्फ अपने स्पाउस से ही नहीं, पूरी फैमिली, उसकी फैमिली से भी कनेक्शन में रहना पड़ेगा और वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ये चीज होनी चाहिए, तभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सफल होंगी। क्योंकि आजकल वही जैसे हमने देखा कि जी। भारत जो है वेस्ट को कॉपी कर रहा है। हम्म। तो ये इंसिडेंट्स हम यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन ये भी हम्म। बहुत कॉमन है, कई सालों से हम ये भी सुनते हैं कि जो यहाँ से बच्चे या लड़के बाहर चले जाते हैं, काम करते हैं, उनके लिए रिलेशनशिप्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की में होना बड़ा कॉमन है। एक जमाने में यहाँ पर आके बताते थे कि वो अपनी बेटियों को बाहर सेटल्ड लड़कों से शादी करने से इसलिए डरते हैं कि वहां पे ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एक्सेप्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अब यही ट्रेंड इंडिया में देखने में आने लग गया है। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल। रिलेशनशिप में है, तो आपको मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, उसे एक हेल्दी और एक ब्लॉसम करने के लिए और फूल की तरह खिलने के लिए रिलेशनशिप। बिल्कुल मैडम, जब कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, शुरुआत में जब एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक फ्रूटफुल कम्युनिकेशन नजर आता है, एक हेल्थी बॉन्ड नजर आता है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से इस तरीके को, इस बात को आइडेंटिफाई किया जाए कि आपके सामने वाला जो पार्टनर है, क्या वो इस प्रवृत्ति का है जो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति इस केस में देखने को मिली है? देखिए इनिशियली अट्रैक्शन जो होता है वो ये सारे शोध यही कहते हैं कि जो अट्रैक्शन है वो हमेशा सालों साल तक नहीं बनता, और रिश्ता जो है दूसरे फैक्टर से ही चलता है, जिसमें आपकी फितरत, आपके अंदर कितना ठोसपन है वो मैटर करता है। तो ठीक। क्रिमिनलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिग्रेट, रिमोर्स। बिल्कुल। आपने गलती करी, आपको गलती, छोटी गलती में भी अगर आपको दुख नहीं है, आत्मग्लानि नहीं है, जिसे हम रिमोर्स या गिल्ट कहते हैं, तो ये दिखाता है कि आप आगे बड़े-बड़े कांड भी कर सकते हो, बड़ी-बड़ी गड़बड़ें कर सकते हो, क्राइम भी कर सकते हो, ठीक। और आप में रिमोर्स होने की या आत्मग्लानि होने की संभावना कम है। ये एक इंडिकेटर ठीक। है कि हम कई बार छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, ये तो छोटी-सी गलती थी। हम्म। लेकिन जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो आम तौर पे वो यूनिफ़ॉर्म होती है। जो इंसान छोटी गलती में भी छोटी ग्लानि नहीं रखता, कम ग्लानि नहीं रखता, वो बड़ी गलती में भी ग्लानि रखने की चांसेस उसकी कम है। चलिए तो ठीक है। रिमोर्स या आत्मग्लानि एक बहुत बड़ी चीज़ है, चलिए ठीक है अपनी मैडम, गलती ना हेमिका मैम, होने पर। बहुत बहुत शुक्रिया, जनतंत्र टीवी के साथ आप जुड़े और समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वैसे में इस मामले को लेकर बात अगर की जाए तो अभी फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सौरभ का जो प्यार था वो सीमेंट के साथ एक टब में जमता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर देखने की बात है कि मुस्कान की बेवफाई का कानून की नजरों में हिसाब क्या होगा भविष्य के घर में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे जनतंत्र। नमस्कार।